तो हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन किया था। तो आज अगला 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो पार्ट 2 को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का रुhr किसे कहा जाता है। तो पहले आप जान लीजिए कि रुhr क्या है। रुhr ये ना जर्मनी का एक रुhr क्षेत्र है जहाँ पे खनिज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए रुhr फेमस है। तो भारत का अगर रुhr बोला जाए तो वो छोटा नागपुर जो पठार है उसको भारत का रुhr बोला जाता है। अब इसमें हम कुछ देख लेते हैं। ये दक्कन का पठार, ये जो पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार बोला जाता है। भारत की सबसे विशाल पठार कौन से है, विशालतम पठार, तो ये आपका दक्कन का पठार है। ठीक, याद रखिएगा। और इसमें बहुत ये जो प्रायद्वीपीय पठार होता है, जिससे कि मैं भारत के बना दूँ, ये जो दक्षिण की जो है, ये दक्षिण जो क्षेत्र है जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो यही आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और इसमें आपको पता है कौन कौन सी नदियाँ फेमस हैं। तो कृष्णा नदी है, फिर गोदावरी है, ठीक, और कावेरी है, ये सब फेमस नदियाँ हैं। तो ये आपको पता है। तो दक्कन पठार में आती है। ये मालवा पठार आपको पता है कि विंध्याचल से जो ऊपरी क्षेत्र है, विंध्याचल के जो ऊपरी क्षेत्र है वो मालवा पठार में आता है। जैसे मालवा पठार में फेमस नदी कौन से है, तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, छिप्रा नदी भी इसी में आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। शिलोंग का पठार आपको पता है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़िया है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़िया है जहाँ पे बहुत बारिश होता है, जैसे मासिनराम चेरापूंजी, ये सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। तो ये सब शिलोंग के पठार में आता है और ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। शिलोंग का पठार को ही, ये गारो खासी जयंतिया भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है। तो याद रखिएगा। तो हमारा आंसर छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो जर्मनी के रुhr क्षेत्र की तरह यह खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। इसका विस्तार कहाँ का है, तो इसका मुख्य हिस्सा झारखंड में है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसमें नदी कौन कौन सी है, तो दामोदर नदी इस पठार के बीच से बहती है और इसे दो भागों में, हजारीबाग और रांची के पठार में बढ़ती है। दामोदर नदी को ही आपको पता है ना कि झारखंड का क्या बोला जाता है, शोक नदी बोला जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम अभी मैंने बताया। और ये पहाड़ियाँ इसमें कौन कौन सी है, तो खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल पर स्थित है, ठीक। आकार यह किसका है, तो यहाँ की पहाड़ियाँ का आकार कीप मॉडल है। जैसे कि एक कीप देखे होंगे, और फनल जिसको बोलते हैं, कारण मानसूनी हवाएं फंसकर भारी हवा करती है। मतलब जब हवा जाती है तो एकदम घेरा जाती है, उस पहाड़ियों की वजह से वो एकदम वहाँ पे घेरा जाती है, तो वो बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए वो बादल वहाँ पे खूब झूम के बारिश करती है, जिस वजह से मासिनराम विश्व में भी प्रथम स्थान पर आता है बारिश होने के। और मासिनराम से पहले कौन सी जगह था, तो चेरापूंजी, ठीक है। और ये दूसरा नाम पर स्थान पर दुनिया का सबसे नम स्थान माना जाता है चेरापूंजी, ठीक है। पहले चेरापूंजी ही पहले स्थान पर था बारिश वाले के स्थान पर, लेकिन अब किसका नाम हो गया है, अब मासिनराम का हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी। और यहाँ पे इलायची की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसको बात जान लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोदा बेटा, ये आपको क्या होना चाहिए, ये नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी आपको पता है ना कि जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, तो वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी का संगम है। और उसका सबसे ऊंची चोटी कौन से, तो दोदा बेटा है। और अनाईमुड़ी की अगर ये कभी कभी पूछ देता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 2695 मीटर है, ठीक। ये याद रखिएगा। ये महेंद्रगिरी आपको पता है, तो महेंद्रगिरी आपका ये पूर्वी घाट जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी लंबाई मात्र 1500 है, कुछ 1400 के आसपास है, 1400 यानी 1500 मान सकते हैं आप लोग।
1500 के आसपास मान सकते हैं लगभग। ये कलसूबाई आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई, ठीक है। और देखिए जो पूर्वी घाट का मैंने बताया सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, लेकिन अब ना अलग नाम आ गया है नई एनसीईआरटी में, उसका नाम ही अलग है, उसका कुछ अलग ही नाम है, कुछ नाम है महेंद्रगिरी के। अभी तो वो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन में आ जाए तो देख लीजिएगा तो उसका झ से नाम है। आप लोग कमेंट कीजिएगा देख के, आप लोग गूगल हो सके तो गूगल कीजिएगा, क्योंकि पूर्वी घाट का झ से नाम है उसका, कुछ नाम नहीं आ रहा है, कुछ भयंकर ही नाम लग रहा है हमको, मतलब थोड़ा हार्ड नाम था याद करने में। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा उसको देख के, क्योंकि नई एनसीईआरटी में उसको दिया है और अभी तक, लेकिन अभी एग्जाम में महेंद्रगिरी ही आता है, तो महेंद्रगिरी याद रखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 2695 मैंने बता दिया। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, ठीक है। और पर्वत श्रेणी यह अन्नामलाई की पहाड़ियों का हिस्सा है, सही है। दोदा बेटा यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता है अनाईमुड़ी है, दूसरी में ये दोदा बेटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो ये सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात का है। और दूसरी कौन सी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। लेकिन पूछ दे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी तटीय रेखा, तो वो आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारत की सबसे आंध्र प्रदेश है और पूरे भारत की गुजरात है, ठीक है। और दूसरा में आंध्र प्रदेश का नाम है। अगर भारत में दूसरा स्थान बोले तो आंध्र प्रदेश का है। लेकिन अगर हम लोग को केंद्र शासित प्रदेश राज्य बोल दे, केंद्र शासित प्रदेश बोल दे, अगर इसमें मिला दे कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगा दे, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका ये अंडमान निकोबार का हो जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा तटीय रेखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर यूटी मिला दे तो यूटी में अंडमान निकोबार आ जाता है, तब ये गुजरात भी उससे पीछे छूट जाएगा, ठीक है। लंबाई कितनी है गुजरात की तटीय रेखा की लंबाई? 1214.7 किलोमीटर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है गुजरात की, क्योंकि वो ना कटा छटा क्षेत्र है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। और कुल तटीय रेखा भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा क्या है? तो 6100, लेकिन द्वीपों सहित कितना है? 7516.6। देखिए यही मिला दे रहे हैं किसमें? ये अंडमान निकोबार का मिला के बात कर रहे हैं, ठीक है। अंडमान लक्षद्वीप ये सब मिला के बात कर रहे हैं, तो 7516 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और कितने राज्य लगते हैं तटीय रेखा से, मतलब समुद्र से कितने राज्य लगते हैं? तो समुद्र से लगने वाले कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है दीनदयाल, ठीक है। इसका एक सूत्र है, मैं अगर आपको बता दूं क्या बंदरगाह के बारे में, ये ट्रिक मैं बता देता हूं आप लोग को। एक नाम है, इसका नाम क्या है, रुकिए, नाम है उसका कि नाहवा, अरे ऐसे ही कुछ नाम है, हाँ मैं बता देता हूँ। कान्हा, रुकिए अच्छे से बताता हूँ। कान्हा, मामा, मंगनी को मुंबई चले। कहाँ चले? मुंबई चले। ये पश्चिमी घाट का है, ठीक है। पश्चिम घाट में जितने भी आपका बंदरगाह आता है उसका नाम है। तो का से क्या हो जाएगा? तो का से आपका हो जाएगा कांडला, ठीक, जिसका दीनदयाल नाम है, दीनदयाल, ठीक है। ये और ये कहाँ पे है आपको पता है? गुजरात में है। और नह से क्या है? तो नहवा सेवा, इसी का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में आता है। फिर नह से नहवा हो गया, मामा से आ जाएगा कौन सा? मारमू गोवा, ठीक है।
मार्मुगोआ, ये कहाँ पे आता है? तो गोवा में आता है, ठीक है। फिर आ जाएगा मंगनी, मंगनी ना, तो मंगनी से आ जाएगा आपका नाम मंगलोर, जिसका न्यू मंगलोर बोला जाता है। तो मंगलोर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ठीक, याद रखिएगा। और मंगनी को से आपका क्या हो जाएगा? तो कोच्चि, ठीक है। कोच्चि आपको पता है कहाँ पे है? तो ये केरल पर है, कोच्चि, ठीक। को मुंबई चले तो मुंबई से, तो मुंबई आपको पता है, मुंबई से क्या हो जाएगा? मुंबई से मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब रही बात, अगर मैं बात करूं पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट में कौन कौन आ जाएगा? तो पूर्वी घाट का आपका है ट्रिक, आपका CCTV, आ से आंध्र प्रदेश, ठीक, जहाँ पे विशाखापट्टनम है, ये याद रखिएगा। और प से पारादीप, पारादीप ये कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और का से कोलकाता, जिसका नाम क्या है? कोलकाता हल्दिया, ठीक है। और ये एक मात्र ऐसा पोर्ट है जो कि ये क्या है? नदी पे आधारित है, कौन सी? हुगली नदी पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल आपको पता है। सी से यहाँ पे मैं लिख दूँ CCTV, तो सी से आपका हो गया चेन्नई, फिर सी से चिदम्बरम, ठीक। और फिर टी से हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। और भी से विशाखापट्टनम, ये आप लोग दोबारा याद आ गया, ठीक। लेकिन अब देखिए चेन्नई कहाँ पे है? तो चेन्नई आपका तमिलनाडु में आता है, ठीक। और चिदम्बरम का चेन्नई का देखिए, चेन्नई का अगर तमिलनाडु का जो चिदम्बरम है, इसका अलग नाम बदल गया है, किसका नाम बदला गया है? तो ये टूतीकोरिन का ही नाम रखा गया है। कौन सा? टूतीकोरिन का नाम रखा गया है चिदम्बरम। और तमिलनाडु जो है ये किसका नाम है? तो ये एन्नोर जो है बंदरगाह, उसका नाम है एन्नोर, ठीक। एन्नोर, या इसी के एन्नोर को ही नाम रखा गया है क्या? तो कामराज, आजकल रखा गया है का कामराजार पोर्ट, इसका नाम रखा गया है, तो ये याद रखिएगा। तो इतना ही हम लोग का फेमस बंदरगाह है, तो याद रखिएगा। एक नया में आपको देख रहे हैं, ये मैं इसे मिटा दूँ, अब आप लोग लिख लीजिएगा या कहीं से मंगा के आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए, इसमें ही टाइम लग गया हम लोग का। तो देखिए ये है बधावन पोर्ट, ये ना आजकल नया में फेमस है इसका बधावन पोर्ट। ये मुंबई में एक नया मेगावाट चल रहा है, ठीक, नया मेगा पोर्ट है, जो कि अगर हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा आधुनिक और बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अभी बना नहीं है, इसका जस्ट बनाने की तैयारी में है, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा, अगर बोलते हैं कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो सबसे गहरा बंदरगाह आपको, सबसे गहरा बंदरगाह में कौन आता है? तो आता है विशाखापट्टनम, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज़ पूछा है कि जो आपका ये दीनदयाल बंदरगाह है, इसको ना ज्वारीय बंदरगाह भी बोला जाता है। कौन सा? तो इसको ज्वारीय, ज्वारीय को इंग्लिश का होता है टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट, ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये बहुत पूछा जाता है, तो बहुत लोग गलती करके आते हैं, ज्वारीय को मारते हैं वो कोलकाता की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है ये ज्वारीय बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी में से, देखिए ये देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है
तो कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा अपने आप से। आगे चलते हैं कि प्रसिद्ध झारिया कोयला खदान भारत के किस राज्य में है। तो ये किस झारिया कौन सा है, तो यह झारखंड में है। कोकिंग कोल, यह भारत में उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल का सबसे बड़ा भंडार है। अग्निप्रभावित झारिया अपनी भूमिगत खदानों में दशकों से लगी आग के लिए भी चर्चा में रहा है। धनबाद, इसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो ये सबको पता है, डिगबोई असम में है। और डिगबोई कहाँ पर स्थित है, तो डिगबोई रिफाइनरी की शुरुआत कब से हुई, तो 1901 से। एशिया, यह केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली आधुनिक रिफाइनरी मानी जाती है। बड़ी रिफाइनरी, रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनरी मानी जाती है, जामनगर। ठीक है, 58 नंबर देखते हैं। बोला है नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के आपस में मिलते हैं और इन्हें ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ऊटी, प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। जो महेंद्रगिरी है ना, तो वहीं है ऊटी में खूंटी। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो वो क्या था, सोवियत संघ। किससे, सोवियत संघ पूर्व एशिया। देखिए, पंचवर्षीय योजना, इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यह कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। राउरकेला किसके वजह से हुआ था, तो राउरकेला जर्मनी के से सहायता से। दुर्गापुर जो कि कहाँ पे है, ये दुर्गापुर ब्रिटेन से। ये दुर्गापुर के बारे में एक मूवी में भी दिखाया गया है। ठीक, बोकारो किसके, तो ये है भी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, जर्मनी से क्या हुआ था, तो राउरकेला, इस तरह याद हो जाएगा। और ब्रिटेन से दुर्गापुर, और अमेरिका से तो नहीं, बोकारो हुआ था, इसी से भी बोकारो भी हुआ था। ठीक है, बोकारो और भिलाई संयंत्र। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक, प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो कौन सा है, तो मिजोरम प्रथम स्थान पर आता है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, लेकिन परसेंट के हिसाब से पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, मिजोरम। और वृद्धि, हालिया वन रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि देखा गया है। मैंग्रोव, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये को पता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार है, पता है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अब तो ज़्यादा हो गया होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति थे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जन घनत्व सबसे अधिक है, 11,320। वाह, क्या बात है। सब कोई 100 में है तो वो एकदम 1000 में है। बोले भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो कौन सा है, NH-44। यह उत्तर से श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है, NH-7 था। ठीक, और उत्तर दक्षिण गलियारा, यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को मुख्य हिस्सा है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, तो थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, और भोर घाट कौन सा है, तो थाल मुंबई और पुणे को भोर घाट जोड़ता है। ठीक है, याद रखें। पश्चिम घाट, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित पश्चिम घाट का एक प्रमुख दर्रा है। पश्चिम घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है। ठीक है, भोर घाट यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट यह केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ता है, यानी केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है कौन, पाल घाट। ठीक, थाल घाट मुंबई नासिक, भोर घाट आपका मुंबई और पुणे, और पाल घाट केरल और तमिलनाडु, याद रखिएगा। टोडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर करती है। और पशु, ये लोग मुख्य रूप से भैंस का पालन करते हैं। बहुपति प्रथा, यहाँ पे बहुपति यानी एक पत्नी बहुत सारी। ऐतिहासिक रूप से इस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है, मतलब पत्नी एक हो लेकिन उसके पति बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इनके घरों को डोगलास कहा जाता है, जो बांस और बेंत से बने होते हैं। बेंत तो आप लोग सब जानते होंगे।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है। नारकोंडम अंडमान में स्थित यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम भी एक ज्वालामुखी है, लेकिन यह क्या है? सुषुप्त है। दक्षिण एशिया, यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग किन दो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो यह है प्रयागराज से हल्दिया। ठीक। अब यहाँ इसका कॉन्सेप्ट है नदी, यह गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर क्या है? स्थित है। इसकी लंबाई क्या है? तो यह भारत की सबसे लंबा जलमार्ग है। कितना? 1620 किलोमीटर। और NW2 अगर बोला जाए नेशनल वाटरवे 2 का, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ से? सादिया से धुबरी के बीच स्थित है। सादिया से धुबरी, ये नेशनल NW2 में। ठीक। तो ये है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। ठीक। ये दोनों आप लोग सर्च करके कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए। तो इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। अब बोला कि झूमिंग कृषि का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र से है? तो झूमिंग ना आपके उत्तर पूर्वी भारत से स्थित है। झूम खेती आपको पता है कि लोग जहाँ पे एक बार रहते थे, जलाते थे, वहाँ पे खेती करते थे, फिर उसको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ जाते थे। तो वो झूम खेती था। ठीक। स्थानांतरित खेती इसको बोला जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। इसे काटो जलाओ कृषि भी कहा जाता था। मतलब काटते थे, जलाते थे, फिर खेती करके आगे बढ़ जाते थे। मतलब उसको उपजा के फिर आगे बढ़ जाएंगे। जब वहाँ की मतलब जो उपजाऊ ज़मीन जो उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है तो लोग आगे बढ़ जाते थे। फिर बोला विभिन्न नाम। मध्य प्रदेश में इसे वेवर या दहिया और आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहा जाता है। ठीक। नुकसान, इस कृषि पद्धति से वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव अधिक होता था। बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार ही आएगा। ठीक। सर्वाधिक साक्षरता कौन सा है? केरल 94% है। भारत का सबसे साक्षर राज्य है। पुरुष और महिला साक्षर के मामले में भी बिहार अंतिम पायदान पर है। मतलब पुरुष और महिला का भी साक्षरता बहुत कम है बिहार में। ठीक है। लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बोला जाए तो लक्षद्वीप साक्षरता सबसे अधिक है, केरल से भी अधिक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो मानसून अरबी भाषा में हुआ है। अर्थ अरबी शब्द का अर्थ क्या है? तो मौसम का अर्थ है ऋतु या मौसम। मौसम का है मौसम, जिसे और हम लोग मानसून बोलते हैं ना, तो अरबी में मौसम बोलते हैं और उसका अर्थ है ऋतु या मौसम के अनुसार हवा की दिशा बदलना। ठीक। इसकी खोज, मानसून की खोज हिप्पेलस नामक नाविक ने की थी। हिप्पेलस। और प्रकार, भारत में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब जून से निकलती है। और देखिए जब ठंडा में बारिश होता है ना, जनवरी फरवरी में जो तमिलनाडु में बारिश होता है वो किससे होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। ठीक है। वो उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होता है। और ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। यही भारत में ज़्यादा वर्षा करते हैं। ये तो बस लौटता हुआ मानसून बोला जाता है, जो कि केवल तमिलनाडु में जाकर बारिश करती है। पिग्मी जनजाति मुख्य रूप से विश्व के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कांगो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है। अगर इसका कॉन्सेप्ट है तो विशेषता ये है कि ये लोग कद में छोटे होते हैं और घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। काल्हारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। काल्हारी एक मरुस्थल है वहाँ पे। ठीक है। अफ्रीका में। और उसके जनजाति को क्या बोलते हैं? तो बुशमैन। पेड़ों पर घर, पिग्मी लोग जंगली जानवरों से बचने के लिए अक्सर पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। ये पेड़ों पर रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें और सही कूट पर। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ा हाई लेवल का, जो आजकल एग्जाम में कथन निष्कर्षण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन वाले, तो वह है बोला है सही का चयन करना है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान हमेशा घटता है। तो ये तो सरासर गलत है। मैंने बताया था इससे पहले जो 50 क्वेश्चन कराया था उसमें कि बढ़ता है 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस।
पृथ्वी के वायुमंडल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान हमेशा घटता है। मैंने कुछ घटता हुआ था कभी बताया, कोई ना, देख लेंगे हम लोग। हाँ, तापमान बढ़ता है भाई 1 डिग्री से 165 का मैंने बताया था। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान हमेशा घटता है, ये गलत है। क्षोभमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है, ये सही है। ठीक है, क्षोभमंडल की मोटाई जो है भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक है, क्योंकि ध्रुवों में कम है। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तीव्र हवा है। जेट स्ट्रीम आपको पता है कि बहुत हरा हरा करके बहती है, बहुत ज़ोर से बहती है, तो वो सही है। तो 2 और 3 सही है। ठीक, अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। बोला है अपवाद में कि समताप मंडल में ओजोन के कारण ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, इसलिए कथन 1 गलत है। ठीक है, देखिए मैंने क्षोभमंडल पर बताया था कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, केवल क्षोभमंडल पर। लेकिन समताप मंडल से ऊपर जाएंगे ना तो वह क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग सही मार देंगे इसको केवल जान के। ठीक है, यही कन्फ्यूजन हो रहा था। ये क्षोभमंडल की बात करता है तो वो घटता है, क्षोभमंडल में जो तापमान है ऊपर जाने पे घटता है। लेकिन समताप मंडल, देखिए यहाँ पर है ना कि समताप मंडल में ओजोन के कारण जब ओजोन के कारण ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए कथन का क्या है, गलत है। संवहन अगर बोले भूमध्य रेखा पर तीव्र संवहन धाराओं के कारण क्षोभमंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर कितना होता है, मात्र 8 किलोमीटर होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम ये विमानन और मौसम के मिजाज को काफ़ी प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा। चलिए, आपको पता है कि जब तेज़ हवाएं होती है तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 नदी को उद्गम स्थल के से सुमेलित कीजिए। अब बोला है कि सिंधु को हम लोग देख लेंगे कहाँ से हुआ। तो सिंधु आपको पता है कि ये तो इधर तिब्बत की तरफ हुआ है, जो कि कौन सा हो जाएगा। कृष्णा नदी आपको पता है कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, महाबलेश्वर में हुआ था। नर्मदा नदी ये अमरकंटक नदी पहाड़ी से होता है। कावेरी ब्रह्मगिरी ये मैंने पिछले क्लास में तो कृष्णा और कावेरी की तो मैंने बताया था। तो इससे ही अगर आपको आंसर लाते तो आपका हो जाता है। तो बी का हम लोग 1 देखते तो 1 है और डी का 4, ये भी तो था भाई, ऑप्शन भी कितना मस्त है। तो ये आपका हो जाएगा। सिंधु आपको पता है ये तिब्बत में बोखर-चू ग्लेशियर से होता है, और नर्मदा का कावेरी से, तो ये सब आपको पता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 ये है। फिर बी का 1, बी का ये 4 है, ये तो गया, ये गया, ये गया, ए का 3 के हिसाब से। ठीक, तो इक्वल टू में तो ये बी का 4 है बोला है, जबकि बी का 1 बोला होता तो ये गया। ठीक, तो बी का 1 तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक, तो ये देख लीजिएगा, सिंधु बोखर-चू ग्लेशियर से, कृष्णा महाबलेश्वर से, नर्मदा अमरकंटक से, और कावेरी ब्रह्मगिरी से सामने ही है। ठीक, अब बोले सिंधु या मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है, और जिसका नाम है बोखर-चू ग्लेशियर। अमरकंटक यह नर्मदा पश्चिम की ओर और सोन उत्तर की ओर, 2 दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं। देखिए, अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, कौन कौन, नर्मदा नदी और सोन नदी। सोन नदी आपको पता है कि पटना में आके पटना से जस्ट पहले मिल जाती है, तो ये पटना उत्तर की ओर बहती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सोन नदी आपको पटना के नज़दीक में आकर मिलता है, आपको पता होनी चाहिए। कृष्णा यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और पहली तो आपको पता है गोदावरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है। तो सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। नहीं, इसको हम जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। तो ये तो गलत हुआ। ठीक, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है, ये सही है। सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाली सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ये भी सही कह रहा है। तो आपका केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक, सूर्य ग्रहण चंद्रमा में पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, चंद्रमा आती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण में कौन सी आती है बीच में, तो चंद्रमा आती है। पृथ्वी के बीच में आए तो चंद्र ग्रहण। ठीक, ये बता दिए। कोरोना इसे डायमंड रिंग प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है। सिजगी, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध रेखा में होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इस स्थिति को सिजगी बोला जाता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक स्थिति में रहे तो उसको सिजगी बोला जाता है। विश्व की प्रमुख चोटियों
का उनके महाद्वीप के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर है थे? तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में है। ठीक, और विंसन माउंट, अब माउंट एकांकोगुआ को देखते हैं, तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। ठीक, विंसेंट मैसिफिक तो ये आपका अंटार्कटिका में है। विंसेंट मैसिफ ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो इसी से हम लोग को मिल जाएगा एक का दो तो ये गया और बी का 3, तो बस ये है, ये तो बी का आएगा तो ये भी गया, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लिया माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, विंसेंट मैसिफ अंटार्कटिका और माउंट एकांकोगुआ दक्षिण अमेरिका। माउंट एकांकोगुआ दक्षिण अमेरिका ये है, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था एंडीज वाला में, और माउंट एल्ब्रूस यूरोप में, ये याद रखिएगा। अब देख सकते हैं किलिमंजारो, तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित यह अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है। अब बोला है कि एकांकोगुआ एंडीज पर्वतमाला और दक्षिण गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने ये पिछला क्लास जो पिछला पार्ट पढ़ाया था 50 क्वेश्चन का, उसमें मैंने बताया था। विंसेंट मैसिफ ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के स्तर का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ये सही है। ठीक, बृहत ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को समकोण 90 डिग्री पर होता है। नहीं, ये नहीं होता है। ठीक, चंद्रमा का ज्वारीय बल सूर्य के ज्वारीय बल से लगभग 2 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ये सही है, क्योंकि चंद्रमा बहुत नज़दीक है और सूर्य बहुत दूर है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे बलशाली हो जाता है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देख लें कि बृहत ज्वार यह अमावस्या और पूर्णिमा को आता है जब तीनों एक सीधे रेखा में होते हैं, तो सही है, ये बोला ना। ठीक है, लघु ज्वार यह तब आता है जब सूर्य चंद्रमा 90 डिग्री पर होता है। देखिए, जब 90 डिग्री पर होगा तो क्या होगा? लघु, जबकि यहाँ पे बृहत बोला है, इसलिए यह गलत है। चंद्रमा दूरी के अधिक निकट है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सूर्य से अधिक प्रभावी होता है, ये मैंने बोला था ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला मृदा के प्रकार और उनकी मुख्य फसलों का मिलान करें। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में आपको पता है चावल गेहूँ बहुत अच्छा से होगा, जो कि हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में सब कुछ होता है जलोढ़ मिट्टी का कारण। काली मिट्टी में पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, कपास के लिए। लेटराइट मिट्टी ये किसके लिए है? तो ये काजू और मसालों के लिए होता है लेटराइट। और पर्वतीय मिट्टी आपको पता है चाय कॉफ़ी के लिए पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा, तो याद रखेगा। आगे ये आप लोग कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। चक्रवात के संदर्भ में क्या सकते हैं? तो चक्रवात के संबंध में बोले तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की हवाएं घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। नहीं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की हवाएं घड़ी की दिशा में नहीं, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, जिसे चक्रवात की आँख कहते हैं, ये सही है। जो अंदर होता है ना, निम्न वायु दाब, लो प्रेशर होता है चक्रवात के केंद्र में, ये सही है। ठीक, प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन के केंद्र में उच्च वायु दाब होता है और मौसम साफ रहता है, ये भी सही है। ठीक है, एंटी साइक्लोन में केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है, ये बात सही है। तो 2, 3 आपका सही हो जाएगा। फिर दिशा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ही क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पे क्या बोला था? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, तो यही गलत था। ठीक है, आँख चक्रवात का सबसे शांत हिस्सा जहाँ हवाएं नीचे रहती है, तो आँख को ही केंद्र बोला जाता है। विभिन्न नाम, टाइफून बोला जाता है। टाइफून को क्या, कहाँ पे इसको चक्रवात को, चीन में चक्रवात को क्या बोलते हैं? तो टाइफून बोला जाता है। कैरिबियन में हैरिकेन बोला जाता है और बिली ऑस्ट्रेलिया में बिली बोला जाता है। तो ये भी सारे क्वेश्चन आते हैं कि टाइफून को कहाँ पर, मतलब चीन में चक्रवात को क्या बोलते हैं? टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? बिली और कैरिबियन में, ये सब याद रख लीजिएगा, ये तीनों बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। तो कैगा कहाँ पे है? तो ये कैगा आपको पता है कि कर्नाटक में है। कुडनकुलम ये आपको तमिलनाडु में है। काकरापार ये कहाँ पे? तो ये गुजरात में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो ये आप लोग याद रखें, आपका आंसर बी हो जाएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो तारापुर
भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कहाँ है, महाराष्ट्र में 1969 में हुआ था। और कुडनकुल रूस के सहयोग से बना भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और रावतभाटा राजस्थान में स्थित कनाडा के सहयोग से बना था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने जो भी ये लाया है ना, इतना इंपॉर्टेंट लाया है ना कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण नहीं, ऋतु परिवर्तन तो मैंने बताया था परिक्रमण होता है ना, परिक्रमण की वजह से, परिक्रमण या हाँ परिक्रमण के वजह से आपका ऋतु परिवर्तन होता है। घूर्णन की वजह से दिन रात होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण दिन और रात होते हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए इसके वजह से ऋतु परिवर्तन होता है और इसके वजह से दिन रात होता है, तो ये एक दूसरे से उल्टा कर दिया है पहला और दूसरा में। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ये सही है। उपसौर में सबसे निकट होती है और अपसौर में सबसे दूर होती है, ये याद रखिएगा। उपसौर में सबसे नज़दीक और अपसौर में सबसे दूर। ठीक, तो देखिए उल्टा कथन, घूर्णन से दिन रात होता है और परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। उपसौर 3 जनवरी को होता है और जबकि अपसौर क्या होता है 4 जुलाई को होता है, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, ये याद रखिएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, तो आप लोग जरूर देख के जाएँ। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनजातियों और उनके निवास स्थान पर मिलान कीजिए। तो अगर बात करें कि गद्दी, तो ये गद्दी कहाँ पर जाते हैं, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश के जनजाति है गद्दी। और जारवा, जारवा कहाँ का है, तो जारवा अंडमान निकोबार के। ये बहुत देखिए, ये जितने भी मैंने दिया है ना ओनली मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जाते हैं। ठीक है, ये जारवा हो गया अंडमान, गद्दी हो गया हिमाचल प्रदेश, लेप्चा, लेप्चा आपका सिक्किम में पाया जाता है और सहरिया राजस्थान में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो जारवा दुनिया की सबसे प्राचीन जनजातियों में होते हैं जो बाहरी दुनिया से कटी हुई है। ये आधुनिक रूप से ये भी अभी आदि मानव की तरह हाव हू करते रहते हैं और पत्ता ओढ़ के रहते हैं। गद्दी ये मुख्य रूप से चरवाहे होते हैं और ऋतु प्रवास करते हैं। लेप्चा इन्हें रोंग भी कहा जाता है जो सिक्किम के मूल निवासी हैं, तो याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लैक होल के संदर्भ में इवेंट होरिजन क्या है। तो यह वह सीमा जिसके बाहर से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता, जिसके बाहर से इवेंट होरिजन, जहाँ पे सब कुछ शून्य है, समझिए सब कुछ शून्य है, वही है ब्लैक होल का इवेंट होरिजन। वह सीमा जिसके बाहर से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता, तो वही है ब्लैक होल का इवेंट होरिजन। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट है तो विलक्षणता यानी सिंगुलरिटी। ब्लैक होल में केंद्र को सिंगुलरिटी कहा जाता है जहाँ घनत्व अनंत होता है और प्रकाश इवेंट होरिजन वह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश की गति भी उससे बच नहीं सकती। स्टीफन हॉकिंस, इन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत दिया था जो बताता है कि ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 82 नंबर है कि हरमट्टन। ठीक, हरमट्टन ये स्थानीय पौनों को बात किया है जो कि मैंने पहले बताया था कि याद करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो हरमट्टन ये कहाँ से है, तो हरमट्टन आपको पश्चिमी अफ्रीका में है। ठीक है, ये पश्चिमी अफ्रीका की स्थानीय पौने हैं। और खमसिन, ये खमसिन मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये सहारा के और मिस्र के, तो सहारा से है, सहारा से इटली तक खमसिन है, नहीं खमसिन मिस्र बताया था ना, तो मिस्र यहाँ पे है ही है। ठीक है, तो नहीं ओ सही, खमसिन ये मिस्र से और सिरोक्को था सहारा से। ठीक है, और चिनूक था आपका रॉकी पर्वत से। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हरमट्टन हो गया पश्चिमी अफ्रीका, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका, खमसिन मिस्र हो जाएगा, सिरोक्को सहारा हो जाएगा और चिनूक रॉकी पर्वत हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगर इसका बोला जाए तो इसमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि डॉक्टर विंड, हरमट्टन को गिनी तट पर डॉक्टर विंड कहा जाता है क्योंकि यह उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है। ठीक है, जो उमस वाली गर्मी होती है ना उससे राहत दिलाता है कौन, हरमट्टन। हिमभक्षी, चिनूक बर्फ पिघलाने की क्षमता के कारण इसको स्नो ईटर कहा जाता है। ठीक, हिमभक्षी चिनूक बर्फ। ठीक, लाल वर्षा, सिरोको इटली में ब्लेड रेन
यानी रक्त वर्षा के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये मैंने पिछले क्लास में जो पार्ट 1 कराया था ज्योग्राफी का, उसमें मैंने ये बताया था, लाल वर्षा के बारे में भी और हिमवृक्ष के बारे में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल समान बिंदु पर है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल समान बिंदु नहीं। देखिए उत्तरी आपको पता है कि जब चुंबक का सेम छोर मिलाते हैं तो एक दूसरे को अलग अलग करता है। तो ये नहीं, ये उल्टा है। अगर हम चुंबक की बात करें ना, तो अगर हमारा पृथ्वी का है, अगर ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो चुंबक होगा ना तो उसका उल्टा होगा, मतलब उसका यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा। यानी नॉर्थ के तरफ हमारा साउथ चुंबक का होगा और साउथ के तरफ नॉर्थ का होगा। तो ये बोला है, जबकि पृथ्वी की चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर ध्रुव के बिल्कुल समान है, नहीं, ये विपरीत होता है। तो ये गलत हो गया। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण पृथ्वी के बाहरी कोर के पिघले हुए लोहे की गति से होता है, सही है। ठीक, चुंबकीय रेखा ध्रुव पर लंबवतः 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। चुंबकीय झुकाव भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई का झुकाव 0 डिग्री, ये चुंबकीय झुकाव भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई का झुकाव 0 डिग्री, ये यही बोला था। ठीक, जियोडायनेमो पृथ्वी के कोर में तरल धातुओं के घूमने से उत्पन्न विद्युत धाराओं को जियोडायनेमो प्रभाव कहते हैं। विचलन चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव के बीच के कोण को चुंबकीय दीपा यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये थोड़ा साइंटिफिक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि चंद्रग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो जब चंद्रमा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो ये दोबारा आ गया। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है, ये सही है। ठीक, पृथ्वी की छाया के सबसे काले हिस्से को अम्बरा कहते हैं, ये भी सही है। ठीक, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। और ये आप लोग देख लीजिए, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल दिखाई देता है, तभी उसको ब्लड मून बुलाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडलीय सूर्य के प्रकाश को अपरिवर्तित करता है। तो ये सही है, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। पेनम्बरा छाया के हल्के बाहरी हिस्से को पेनम्बरा कहते हैं। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में क्या सत्य है। तो यह 180 देशांतर रेखा के साथ साथ चलती है, तो ये सही है। इसे प्रशांत महासागर में द्वीपों के बचाने के लिए कई जगह मोड़ा गया है, ये भी सही है। इसे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है, ये भी सही है। यानी तीनों सही है। ठीक, बेरिंग जलसंधि यह रेखा अलास्का और रूस के बीच बेरिंग जलसंधि से जाना जाता है, से गुजरती है, तो ये भी सही है। मोड़ा जाना, इसे कुल 8 बार मोड़ा गया है ताकि एक ही देश के अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग तारीखें न हो, ये भी सही है। समय 180 देशांतर GMT से ठीक 12 घंटे के अंतर पर होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिक के अनुसार हिमालय का निर्माण किस प्रकार की सीमा पर हुआ है। तो हिमालय एक पता है कि वलित पहाड़ है। तो आज विवर्तनिक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्लेट विवर्तनिक के अनुसार हिमालय का निर्माण किस प्रकार की सीमा पर हुआ है। तो ये हुआ है अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट, जो महाद्वीपीय है, जो आप पता है कि जब लड़ा था तो एक उठ गया था, एक धंस गया था, तो ये कन्वर्जेंट से हुआ है। ठीक है, अभिसारी से। तो टेथिस सागर हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के बीच दबे टेथिस सागर के अवसादों के वलन से हुआ है। वलित पर्वत यह एक यंग फोल्ड माउंटेन है जो आज भी ऊंचा उठा रहा है, मतलब क्या बोला है कि ये उठता जा रहा है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है बढ़ती जा रही है हिमालय की। भूकंप, इन प्लेटों के निरंतर टकराव के कारण हिमालय क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं। तो ये टकराव के कारण हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। महाद्वीप विस्थापन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत किसने दिया था और इसके पक्ष में क्या परिणाम था। तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और इसका क्या परिणाम था, तो जिग्सॉ फिट था। तो याद रखिएगा। पेंजिया, वेगनर के अनुसार करोड़ों साल पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। साक्ष्य, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों का आपस में फिट होना और दोनों तरफ समान जीवाश्मों जैसे
मेसोसरम का मिलना ये दर्शाता है कि ये एक ही प्लेट के थे। पेंथलासा, पेंजिया के चारों ओर स्थित विशाल महासागर को पेंथलासा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आप लोग को केवल 100 क्वेश्चन में ही पूरे ज्योग्राफी का रिवीजन हो जा रहा है, तो आप लोग जरूर इन 100 क्वेश्चनों को देखें। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किन 2 ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो आपको पता है मंगल और बृहस्पति के। सेरस क्षुद्र ग्रह पट्टी में स्थित सबसे बड़ा पिंड और एकमात्र बौना ग्रह है। उत्पत्ति, इन्हें उन ग्रहों के अवशेष माने जाते हैं जो सौरमंडल के निर्माण के समय पूर्ण ग्रह नहीं बन पाए। खतरा, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इन्हें उल्का भी कहा जाता है। आपको पता है ना, जो गिरता है उल्का, तो आप लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। सूची 1 जल संधि को सूची 2 जोड़ने वाले सागर से सम्मिलित कीजिए। मलक्का कौन कौन से सागर में आता है? तो मलक्का आपको पता है ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, मलक्का जल संधि। और फिर आ गया शुंडा, ये आपका जावा सागर और हिंद महासागर का है। और बाबा अलमंडे ये फेमस है क्योंकि अभी यहाँ पे लड़ाई युद्ध हो रहा है, तो बाब अलमंडे और हरमुज ये दोनों बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए, ये एग्जाम में आ सकते हैं, बाब अलमंडेब, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये टॉपिक पर है, हॉट टॉपिक में। तो बाब अलमंडेब कहाँ पे है? तो ये लाल सागर में है और अदन की खाड़ी के में है। और हरमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है, तो याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मलक्का ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है और इंडोनेशिया मलेशिया के बीच है। ठीक, मलक्का। और बाबा अलमंडेब इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। हरमुज तेल व्यापार के लिए सबसे रणनीतिक जलसंधि है। हरमुज इसलिए फेमस है ना क्योंकि अभी ईरान में सब लड़ाई हो रहा है, तो देख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष और पार्सेक के संदर्भ में क्या सकते हैं? ये दोनों समय के मापने की इकाई है, नहीं, ये दूरी को मापने की इकाई है। एक पार्सेक लगभग 3.226 प्रकाश वर्ष सही है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करती है, तो ये भी सही है, 2, 3 सही है। तो ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे देखते हैं। 91 नंबर बोला है कि बहुउद्देशीय परियोजना को सूची नदी से सम्मिलित करें। तो उकाई किस में है? तो उकाई आपको पता है कि ताप्ती नदी पर है। ठीक, और टिहरी बांध कहाँ पे है? तो ये भागीरथी पर है। ठीक है, इडुक्की ये पेरियार पर है, हिडकल और घाट पर है, तो ये आप लोग है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। टिहरी यह भारत की सबसे ऊंची बांध है, याद रखिएगा। टिहरी सबसे ऊंची बांध है, 261 मीटर है, और जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इंदिरा गांधी नहर सतलुज और ब्यास के संगम हैरिके बैराज से निकलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर बोला जाता है परियोजना। तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित, जिससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से लाभान्वित होते हैं। तो सरदार सरोवर बांध ये बहुत ही फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। और पूछता है कौन सी नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। ठीक, आगे चलते हैं। पूछता है टिहरी कौन सी नदी पर? तो ये मैंने बता दिया, भागीरथी नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर भी पूछता है बहुत, तो ये कॉन्सेप्ट में वही क्वेश्चन दिया है मैंने ना, वही कॉन्सेप्ट दिया है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग जरूर देख के जाएं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है AS। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो AMW, BSHW, DFC ये जरूर देख के जाना, क्योंकि ये जो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना आजकल, आपका BPSC और BSSC का एकदम ये फेवरेट पॉइंट है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख के जाना, और नहीं अगर आप देख के जाते हैं तो हमको बोल देना, हम दिखा देंगे। ठीक, तो AS है कोपेन के जलवायु जो कोरोमंडल तट का है, तो वो AS है। ठीक है, AS जलवायु यह सर्दियों में वर्षा होती है लौटते मानसून से, और गर्मियों में शुष्क रहती है। AW जलवायु प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश हिस्सों में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ई ध्रुवीय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में ई संकेत का प्रयोग होता है। तो ये होता है आपका ये DFC, AMW, BSHW ये सब आप लोग देख लीजिएगा। भारत के खनिज बेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। खेतरी राजस्थान में सही है, ये तांबा उत्पादन के लिए सही है। कोडरमा झारखंड विश्व की अभ्रक राजधानी मानी जाती है, माइका ये भी सही है। पन्ना MP ये भारत की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान है, ये भी सही है, तीनों सही है। जादूगोरा ये यूरेनियम से है, झारखंड में है। बादाम पहाड़ उड़ीसा की एक खदान पहाड़ी है और लोहे से लिए भी सही है।
और कोलार, ये आपको पता है, एक मूवी भी है KGF। कर्नाटक की यह खदान सोना उत्पादन के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। तो ये सब इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग जरूर देख के जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सूची से संबंधित क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा संबंधित देश है, ठीक है। तो 49वीं किसके बीच में है, तो 49वीं के अगर हम देखते हैं तो ये आपका अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन कौन से है, तो ये है 49वीं है अमेरिका और कनाडा के बीच। 38वीं किसके बीच है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। और डुरंड रेखा किसके बीच है, तो ये आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और मैग्नेटिक रेखा, तो ये है जर्मन, मैगिनॉट, ये जर्मनी और फ्रांस। तो याद रखिए आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक। अब हम लोग को कौन सा देखते हैं, 49वीं समांतर रेखा ये दुनिया की सबसे लंबी और शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई जल्दी होता ही नहीं है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच का सीमा है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा है। तो याद रखिएगा, मैंने देखिए जो भी लाइन है वो भी मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा, और इसकी टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी उपग्रह है, और इसकी विशेषता क्या है। तो टाइटन आपका शनि का है, यह पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल है। यहाँ भी जिसे चंद्रमा पर भी चंद्रमा बोले, जैसे पृथ्वी पर सघन वायुमंडल है, उसी तरह टाइटन में भी सघन वायुमंडल है, ठीक है। और गैनीमीड ये किसका है, तो ये बृहस्पति का है उपग्रह, और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जहां सघन वायुमंडल और तरल मीथेन की झीलें पाई जाती हैं। फोबोस और डिमस ये मंगल के 2 छोटे उपग्रह हैं, तो ये भी बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा। कयाल क्या है, तो कयाल क्या है, ये भारत के किस तट पर पाए जाते हैं, तो कयाल केरल के लैगून और यह पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। और वेम्बनाड झील ये भारत की सबसे लंबी झील और एक प्रसिद्ध कयाल है। नेहरू ट्रॉफी प्रसिद्ध बोल कालमी यानी नौका दौड़ केरल के इन्हीं कयाल जल के क्षेत्रों में आयोजित की जाती है। बैक वाटर कयाल को बैक वाटर्स भी कहा जाता है, जो मछली पकड़ने और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट ही हम लोग, सौरमंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और क्यों, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है, कितना है 98 डिग्री, और जबकि पृथ्वी का कितना है, तो पृथ्वी का आपको पता है 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। तो पृथ्वी का 23.5 है, जबकि इसका 98 डिग्री है। तो अक्षीय झुकाव अत्यधिक झुकाव के कारण यह अपने कक्षा में लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। शुक्र और अरुण ये दोनों ग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। देखिए जितने भी ग्रह हैं ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जैसे पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूमता है, लेकिन शुक्र और अरुण है ना, ये ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। मीथेन अरुण का नीला हरा रंग वायुमंडल में मीथेन ग्रह की गैस की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। नीला हरा रंग किसके कारण से होता है, तो मीथेन के गैस की वजह से। अब बोला ब्लू मून परिघटना कब होती है, तो जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है तो होता है, ठीक है। सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो वह सामान्य से बड़ा और चमकीला दिखता है, जिसे सुपर मून बोलते हैं। ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान प्रकाश के परिकिरण के कारण चंद्रमा लाल का दिखना, तो वह ब्लड मून बोलते हैं। अंतराल 2 पूर्णिमा के बीच का अंतराल लगभग 29.5 दिन होता है, 29.5 दिन होता है 2 पूर्णिमा के बीच का अंतर, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ब्लू मून, सुपर मून, ब्लड मून, ये सब पूछते रहता है, और अंतराल भी पूछता है, ठीक है। तो ये मैंने वही चीज़ बताया है ना जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और बहुत लोग गलती करके जाते हैं। तो चलिए 99 क्वेश्चन आ गए, सेकेंड लास्ट। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है, तो वह है, पहले आ जाएगा पंजाब, फिर उसके कुमाऊं, फिर नेपाल, फिर असम, ठीक। पश्चिम से पूर्व की ओर तो पहले पंजाब है, फिर कुमाऊं है, फिर नेपाल है, फिर असम है, ठीक। अब नदी सीमा इसमें बोला जाता है कि सिंधु सतलज कौन हिमालय में आता है, तो सिंधु सतलज पंजाब हिमालय में, सतलुज और काली कुमाऊं हिमालय में, और काली और तीस्ता नेपाल हिमालय में, और तीस्ता और दिहान असम हिमालय में। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा
रिवीजन करा दिया है। नेपाल हिमालय यह सबसे ऊंचा भाग है जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी एवरेस्ट स्थित है। कुमाऊं हिमालय नंदा देवी और बद्रीनाथ केदारनाथ इसी भाग में है, ठीक है। और नंदा देवी के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था, नंदा देवी के बारे में। अब है जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो किस राज्य में है लिंगानुपात, तो आपको पता है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो यह है आपके केरल में। यहाँ पे कितना है 284, प्रति 1000 व्यक्ति में 284 महिलाएं हैं, मतलब 84 महिलाएं ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ पे लड़कियों की कमी नहीं है। देखो अगर आपको लड़की नहीं मिला है तो केरल चल जाइए, आपको लड़की मिल जाएगी। न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या है, तो हरियाणा है, जहाँ पे 1000 पुरुष है और महिला कितना है 879 है। तो यहाँ पे देखिए इनको कमी है, तो हरियाणा वालों को केरल में जाकर शादी करनी चाहिए। शिशु लिंगानुपात इसे अरुणाचल प्रदेश में शीर्ष पर है, इसमें अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर है शिशु लिंगानुपात में, ठीक है। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे किस टॉपिक पे चाहिए, मेरा मानना है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में लाना चाहता हूँ 100 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री सही है या कोई आपका अनुसार कोई अलग टॉपिक चाहिए तो बोल दीजिएगा, अलग सब्जेक्ट में मैं ला दूँगा। तो अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक कर देना या अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल ही बहुत ही क्वेश्चन सही से अच्छा था। और कमेंट भी करना जो जो मैंने पूछा है, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।